वेलकम टू केम ऑप्टिमाइज। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 जो कर चुके हैं ऑलरेडी, उसका कंटिन्यूएशन करेंगे इन एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट बोर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आज हम लोग देखेंगे कि बोर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या सक्सेसफुल हुआ था या उसका कुछ फेलियर्स था, उसका कुछ लिमिटेशंस था, वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ, इस चैनल का हर एक जो लेक्चर वीडियोस है उसका पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं द लेक्चर नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी वीडियोस। तो आप लोग ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पे हर एक वीडियोस का पीडीएफ नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए और स्टडी मटेरियल्स या फिर क्वेश्चन बैंक्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, ये सब के लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। उसके साथ साथ आप लोग फेसबुक में केम ऑप्टिमाइज ग्रुप और केम ऑप्टिमाइज पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को रेगुलर अपडेट्स मिल जाएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था बोर्स मॉडल ऑफ एटॉम जो था, उसमें हम लोगों ने देखा है कि हर एक एनर्जी लेवल जो था, हर एक एनर्जी लेवल का एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी था, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स था। ईच एनर्जी लेवल का एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी था, और जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है, तब अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटॉम हम लोगों ने देखा है कि एनर्जी डिफरेंस जो था वो भी हर एक एनर्जी लेवल के लिए अलग अलग वैल्यू हम लोग को मिला था। जैसे कि अगर ये है n इक्वल्स टू 1, ये n इक्वल्स टू 2 और ये n इक्वल्स टू 3 है, तो n इक्वल्स टू 1 to 2 के लिए कुछ एक अलग वैल्यू मिला था, मान लीजिए x1। एनर्जी डिफरेंस जब इलेक्ट्रॉन 2 to 3 में जाता था, तब कुछ और एक वैल्यू मिला था हम लोग को, डेफिनिट अमाउंट ऑफ वैल्यू, जो इससे इस वैल्यू से डिफरेंट था, इस वैल्यू से ये वैल्यू x2 वैल्यू डिफरेंट था। और जब एक इलेक्ट्रॉन 3 से 4 लेवल में जंप करता था, तब कुछ और एक वैल्यू हम लोग को मिला था जो इन दोनों से डिफरेंट था। तो हम लोग को डिस्क्रीट या फिर डिफरेंट वैल्यूज़ मिला था जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा था फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। लेकिन इसके हिसाब से जो हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए विथ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का डिफरेंट एनर्जी वैल्यूज़ है फॉर ईच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसलिए हर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए हम लोग को ऐसे डिस्क्रीट लाइंस मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटॉम। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स करके हम लोग जब एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं, तब अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटॉम हम लोग को अलग अलग ऐसे लाइंस मिलना चाहिए था, क्योंकि एनर्जी डिफरेंसेस डिस्क्रीट था, हर एक के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ था। ईच वैल्यूज़ के लिए हम लोग को एक कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन मिलना चाहिए था, अलग अलग ऐसे डिस्क्रीट लाइंस मिलना चाहिए था, जिसको नाम देते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। दिस वाज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटॉम, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये जो स्पेक्ट्रम है वो ऐसे डिफरेंट डिस्क्रीट अलग अलग लाइंस में नहीं आता है, वो ऐसे कॉन्टिनम आता है। कॉन्टिनम मतलब क्लोजली स्पेस्ड लाइंस। ये बोर्स मॉडल ऑफ एटॉम के अकॉर्डिंग
ये नहीं आना चाहिए था, ऐसे कॉन्टिनम, ऐसे डिस्क्रीट लाइंस आना चाहिए था, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो स्पेक्ट्रम आता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, वो ऐसे लाइन स्पेक्ट्रम नहीं आता है, ऐसे कॉन्टिनम आता है। तो ये कॉन्टिनम क्यों आता है, वो बोर्स मॉडल ऑफ एटॉम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यहाँ पे बोर्स मॉडल ऑफ एटॉम फेल कर गया। तो इसलिए बहुत सारा लिमिटेशंस है बोर्स मॉडल ऑफ एटॉम। ये एक लिमिटेशन है बोर्स मॉडल का, और भी लिमिटेशंस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो ये एक लिमिटेशन है कि बोर्स मॉडल जो था वो सिर्फ हाइड्रोजन एटॉम के लिए एप्लीकेबल था, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 1 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या फिर मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे कि हीलियम, 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे कि लिथियम, ये सब को एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोर्स मॉडल ऑफ एटॉम। सो यहाँ पे बोर्स मॉडल ऑफ एटॉम फेल कर गया। नेक्स्ट लिमिटेशन ये है कि बोर्स मॉडल ने हम लोग को बोला था कि ऐसे डिस्क्रीट लाइंस आएगा इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम व्हेन वी ऑब्जर्व ए मॉलिक्यूल बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि एक लाइन जो है वो कभी स्प्लिट कर जाता है विथ 2 क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, या फिर 3 क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, या फिर 4 क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, ऐसे इसका फाइनर स्प्लिटिंग्स होता है। सो इस फाइनर स्प्लिटिंग को बोर्स मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो यहाँ पे भी बोर्स मॉडल फेल हो गया। नेक्स्ट लिमिटेशन जो है वो है कि एटॉम्स कैसे मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स कैसे फॉर्म करते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोर्स मॉडल ने। और लास्ट लिमिटेशन ये है कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and in presence of इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो सब स्प्लिट कर जाता है। हम लोग को जो लाइन स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल मिलना चाहिए था, वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, वो स्प्लिट कर जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जब स्प्लिटिंग होता है, इस फेनोमेनन को नाम दिया गया है जीमैन इफेक्ट, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग होता है तब इसको नाम दिया गया है स्टार्क इफेक्ट। बट बोर्स मॉडल ने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा स्प्लिटिंग क्यों होता है एक्सपेरिमेंटली इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे भी बोर्स मॉडल का ये लिमिटेशन है। सो बोर्स मॉडल क्यों फेल कर गया, उसका इतना सारा लिमिटेशंस क्यों है, वो समझने के लिए हम लोग को 2 प्रिंसिपल्स पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द डी ब्रोगलीज रिलेशन। सो डी ब्रोगली ने हम लोग को क्या बताया था, डी ब्रोगली ने ये बताया था कि हर एक मैटर जो है यूनिवर्स में, सब मैटर का डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स साइमल्टेनियसली रहता है हर एक मैटर में। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, पार्टिकल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो हर एक मैटर का पार्टिकल as well as wave like characteristics या फिर बिहेवियर या फिर प्रॉपर्टीज रहता है। सो इलेक्ट्रॉन का भी पार्टिकल
और वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों रहेगा। इलेक्ट्रॉन का मास है, सो इसलिए ये पार्टिकल नेचर शो करेगा। और उसके साथ साथ वो वेव लाइक नेचर भी शो करेगा, उससे एसोसिएटेड एक वेवलेंथ भी होगा। डी ब्रोगली ने हम लोग को ये बताया था। सो डी ब्रोगली ने हम लोग को एक रिलेशन दिया है विथ वेवलेंथ लैम्डा एंड मोमेंटम p। वो रिलेशन ये है कि लैम्डा इक्वल्स टू h बाय mv, और mv मतलब मोमेंटम है, सो लैम्डा इक्वल्स टू h बाय p, वेयर p इज द मोमेंटम। सो हियर हर एक मैटर का एक पार्टिकल नेचर होगा और एक वेव लाइक नेचर भी होगा। सो पार्टिकल नेचर क्योंकि उसका मास रहता है हर एक मैटर का, सो इससे एसोसिएटेड पार्टिकल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, और उससे एसोसिएटेड, उस मैटर से एसोसिएटेड एक वेव लाइक प्रॉपर्टी भी रहेगा। सो वो वेव लाइक प्रॉपर्टी का जो वेवलेंथ है वो दिया गया है बाय द एक्सप्रेशन लैम्डा इक्वल्स टू h बाय mv, where m is the mass of the matter and v is the velocity of the matter. सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू h बाय mv। h है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/m और लैम्डा proportional to 1/v here if velocity is constant, and here if mass is constant. So अगर velocity constant हुआ तो जो लैम्डा है वेवलेंथ that will be inversely proportional to the mass of the particle, और अगर मास कांस्टेंट हुआ तो जो लैम्डा है वेवलेंथ दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो आप लोग एक बात सोच सकते हो कि हर एक मैटर का वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों नेचर रहेगा, डी ब्रोगली ने हम लोग को बताया है। तो फिर हम लोग के आसपास जो सब मटेरियल बॉडीज़ है, जैसे कि किताब हो, चेयर, टेबल, ह्यूमन बींग्स, एनीथिंग, ये सब हम लोग वेव लाइक क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों ये सब उड़ नहीं रहा है? उसका कुछ वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं देख रहे हैं? सो इसका रीज़न ये है क्योंकि जो सब बॉडीज़ है हम लोग के आसपास, इसका मास बहुत ज़्यादा है, मास इज़ वेरी हाई, एंड सिंस लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, सो मास ज़्यादा होने के कारण वेवलेंथ जो होगा वो बहुत छोटा होगा, वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है। इसलिए हम लोग के आसपास जो सब बॉडीज़ है उसका वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ वेरी नेग्लिजिबल, उसका एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटा है या फिर बहुत कम वैल्यू है, इसलिए हम लोग के आसपास कोई भी बॉडीज़ ऐसे उड़ता नहीं है। लेकिन जो सब इलेक्ट्रॉन है या फिर जो फोटॉन्स है, ये सब का मास बहुत छोटा होता है, मास इज़ वेरी नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो आप लोग सोच सकते हो 10⁻⁻31 kg मतलब 9.1 डिवाइडेड बाय 1 के बाद अगर 31 ज़ीरो लगाए तो जाके हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन का मास होगा। इतना छोटा है एक इलेक्ट्रॉन का मास, इसलिए जो मास है वो बहुत नेग्लिजिबल है इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स ये सब का। इसलिए
क्योंकि मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स का जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो बहुत हाई होता है. सो दे हैव सिग्निफिकेंट वेवलाइक कैरेक्टरिस्टिक्स. सो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो डी ब्रोगली का रिलेशन का ही एक कॉन्सिक्वेंस है. सो हेजनबर्ग ने हम लोग को बताया है कि एक पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी हम लोग साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है? फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स हम लोग एट द सेम टाइम अगर पोजीशन एग्जैक्टली डिटरमाइन कर लेते हैं तो उसका वेलोसिटी एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर उसका वेलोसिटी एग्जैक्टली डिटरमाइन कर लेते हैं तो उसका पोजीशन एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे एट द सेम टाइम. साइमल्टेनियसली का मतलब है एट द सेम टाइम. सो वेलोसिटी या फिर मोमेंटम एक ही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है. सो मास इंटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम. तो अगर हम लोग वेलोसिटी डिटरमाइन कर ले तो मोमेंटम भी डिटरमाइन हो जाएगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही रहेगा. सो मैथमेटिकली उन्होंने एक रिलेशन दिया है जो कि है del x means uncertainty in determining the position into del p, that is the uncertainty in determining the momentum, is greater than or equals to h by 4 pi. h is the Planck's constant. So del p हम लोग को पता है p is the momentum, so we can write del of mv. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m इंटू डेल वी प्लस v इंटू डेल एम. लेकिन मास चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा. यहाँ से हम लोग को मिलेगा m इंटू डेल वी. सो डेल x इंटू डेल एम वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई. और डेल एम वी क्या होगा? डेल x इंटू एम डेल वी, यहाँ से हम लोग ने निकाला है, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h बाय 4 पाई. तो यहाँ से हम लोग अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले देन विल गेट डेल x इंटू डेल वी इज़ ग्रेटर देन h बाय 4 पाई m. So this is the relation given by Heisenberg and it is based on the uncertainty principle. कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है del x इंटू del v is greater than equals to h cut by 2m. This h cut means h by 2 pi. सो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड विथ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू h by 4 pi. So this is a constant, Planck's constant, 4 is a constant, pi is also a constant. So we can say del x into del v is greater than equals to a constant. So राइट हैंड साइड हम लोग का कांस्टेंट है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा. सो ये कांस्टेंट कैसे होता है? दैट इज डायरेक्टली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल दैट हेजनबर्ग गेव. ये कांस्टेंट कैसे होगा? अगर डेल एक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सो डेल वी का वैल्यू कम होना पड़ेगा, तभी जाके ये कांस्टेंट होगा. इसका मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अगर ज़्यादा हो तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कम होगा.
अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ज़्यादा है मतलब इनएक्यूरेटली डिटरमाइंड पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कम है मतलब एक्यूरेटली डिटरमाइंड वेलोसिटी। सो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अगर ज़्यादा हो, उसका वैल्यू ज़्यादा हो, इसका मतलब ये है कि हम लोग पोजीशन एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर पाए। और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का वैल्यू अगर कम हो, इसका मतलब ये है कि हम लोग वेलोसिटी एक्यूरेटली डिटरमाइन कर पाए हैं। वही हम लोगों ने देखा है जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हम लोग को बताया है कि अगर पोजीशन एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाए तो वेलोसिटी डिटरमाइन कर पाएंगे, और अगर वेलोसिटी डिटरमाइन एग्जैक्टली नहीं कर पाए तो पोजीशन डिटरमाइन एग्जैक्टली कर पाएंगे। सो यही हम लोग को फिजिकल सिग्निफिकेंस मिलता है इस फॉर्मूला से। सो अगर यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है इसका वैल्यू अगर कम हो गया है, सो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो है उसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होना पड़ेगा, ताकि राइट हैंड साइड जो है वो कांस्टेंट है और लेफ्ट हैंड साइड भी कांस्टेंट रहे। सो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम है, इसका मतलब ये है कि पोजीशन जो है पोजीशन इज एक्यूरेटली डिटरमाइंड। और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज इन एक्यूरेटली डिटरमाइंड। सो यही हम लोग को बताया गया है इन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि पोजीशन अगर एक्यूरेटली डिटरमाइन कर पाए तो वेलोसिटी एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यही यहाँ पे लिखा गया है कि इफ़ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अगर हम लोग पोजीशन एक्यूरेटली डिटरमाइन कर पाए तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है वो स्मॉल वैल्यू होगा, देन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन। तब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो बड़ा हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड रिवर्स विल ऑल्सो बी ट्रू, अगर वेलोसिटी एग्जैक्टली डिटरमाइन कर पाए तब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी स्मॉल वैल्यू होगा, और तब क्या होगा, पोजीशन विल बी अनसर्टेन, दैट इज अनसर्टेनिटी इन एक्स विल बी लार्ज। यहाँ पे हम लोग ने बोला है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है हेजनबर्ग का, दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डी ब्रोगलीज रिलेशन, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो डी ब्रोगलीज रिलेशन से हम लोग को ये पता चलता है लैम्डा इक्वल्स टू h by mv. So if mass is constant, we can say lambda is inversely proportional to the velocity. So यहाँ से हम लोग को क्या पता चलता है, वेवलेंथ जो है वो वेलोसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हुआ तो वेवलेंथ छोटा होगा, वेवलेंथ अगर छोटा हुआ इसका मतलब है कि वेवलेंथ प्रॉपर्टीज़ कम होगा उस पार्टिकल का। अगर वेवलेंथ प्रॉपर्टी कम हुआ इसका मतलब है कि जैसे हर एक बॉडी जो हम लोग के आसपास है, सब बॉडी का वेवलेंथ प्रॉपर्टी कम है या फिर नेग्लिजिबल है, इसलिए हम लोग इसका पोजीशन एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं। सो हर एक बॉडी का जिसका वेवलेंथ नेग्लिजिबल होगा, उसका वेवलेंथ प्रॉपर्टीज नेग्लिजिबल होगा, तब हम लोग उसका पोजीशन एग्जैक्टली डिटरमाइन कर पाएंगे। सो इफ वेलोसिटी इज वेरी वेरी हाई,
सो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विल ऑल्सो बी वेरी हाई। तब क्या होगा, जो लैम्डा वैल्यू है, लैम्डा वैल्यू विल बी वेरी नेग्लिजिबल। सो पोजिशन हम लोग एग्जैक्टली डिटरमाइन कर पाएंगे, इसलिए अनसर्टेनिटी इन पोजिशन विल बी वेरी वेरी लो। सो यही हम लोग को हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बोला है, जो हम लोग डी ब्रोगली रिलेशन से भी कंक्लूड कर सकते हैं। सो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो कॉन्सिक्वेंस है डी ब्रोगलीज रिलेशन का। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि लैम्डा जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो अगर वेलोसिटी बहुत कम हुआ तो क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइन वेलोसिटी विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल। तब क्या हो जाएगा, लैम्डा वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर लैम्डा वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ उसका मतलब क्या होगा कि वेवलेंथ प्रॉपर्टीज़ बहुत सिग्निफिकेंट है उस बॉडी का। अगर वेवलेंथ प्रॉपर्टी बहुत सिग्निफिकेंट हुआ उस बॉडी का तो हम लोग पोजीशन एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यही हम लोग को हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से मिलता है। सो ये दोनों प्रिंसिपल पढ़ने के बाद हम लोग इजीली समझ पाएंगे कि बोर्स मॉडल क्यों फेल कर गया। सो बोर्स मॉडल में हम लोग ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो सब होता है वो डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। हम लोग ने इसको बोला है, इलेक्ट्रॉन को बोला है कि डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स में या फिर डेफिनेट पाथ्स में वो मूव करेगा, यहाँ से वो हिलेगा नहीं जब तक उसका एनर्जी कांस्टेंट रहता है। तो हम लोगों ने इसका वेवलेंथ प्रॉपर्टीज कंसीडर नहीं किया, इसको सिर्फ पार्टिकल जैसा कंसीडर किया है। उसके साथ साथ हम लोग एक डेफिनिट पाथ तभी डिटरमाइन कर पाएंगे जब हम लोग एक पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी एक्यूरेटली डिटरमाइन कर पाते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एट द सेम टाइम। सो इस इलेक्ट्रॉन का अगर पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक साथ डिटरमाइन कर पाते हैं तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक डेफिनिट पाथ में मूव कर रहा है, हम लोग इसका डेफिनिट पाथ डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी हम लोग साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इस इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी होगा, जो हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया है इन बोर्स मॉडल। सो ये दोनों प्रिंसिपल डी ब्रोगलीज रिलेशन और हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है बोर्स मॉडल ऑफ एटॉम ने, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ प्रॉपर्टी भी कंसीडर नहीं किया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि डेफिनिट पाथ में मूव करता है ये सब इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज इलेक्ट्रॉन का साइमल्टेनियसली पोजीशन और वेलोसिटी हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। और डेफिनेट पाथ तभी हम लोग डिफाइन कर पाएंगे जब हम लोग उसका साइमल्टेनियसली पोजीशन और वेलोसिटी दोनों डिटरमाइन कर पाएंगे। सो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली रिलेशन इन दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है बोर मॉडल ने, इसलिए बोर मॉडल फेल कर गया और इसका बहुत सारा लिमिटेशंस हम लोग को ऑब्जर्व करने को मिलता है। सो ये सब लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था विच इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। सो क्वांटम मैकेनिक्स कैसे आया, क्यों आया, उसका बेसिस अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का एक वीडियो मैंने चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, सो वही है नेक्स्ट
जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो आप लोग वहाँ से ऑलरेडी रेफ़र कर सकते हैं। सो इस लेक्चर का PDF नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। प्रीवियस लेक्चर का एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 का मैंने PDF नोट्स नहीं डाला है, मैं दोनों को एक साथ मिला के एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी PDF नोट्स का लिंक, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।